Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 26th of November 2022। तो गाइज आज है तारीख 26 नवंबर 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है वुलार लेक को, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है तो उसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक टर्म है एम स्ट्राइप करके, तो ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलती है। बताना यह है कि जो टर्म है ये किस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जाती है। ऑप्शन ए कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फोना, ऑप्शन बी मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स, ऑप्शन सी इंडिजीनियस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवेज। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो फिर वीडियो के लास्ट में इसका सही उत्तर मैं दूंगा ही, वहां से भी आप लोग यहाँ पे इसके बारे में जान पाओगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बाकी जो थंबनेल वाला आर्टिकल है उसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थंबनेल वाला आर्टिकल पेज नंबर 1 पर ही कवर किया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है पेज नंबर 1 पर, वो आपको ये देखने को मिलेगा। वैसे इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस के टॉपिक से रेड कर पाओगे। मतलब हमारा जो जीएस पेपर नंबर 2 है ना पॉलिटी का, उसके अंदर ये वाला टॉपिक आता है। तो हुआ क्या है, तो सरकार ने अभी एक पैनल यानी एक कमेटी का गठन किया है। और उस कमेटी का काम क्या होगा, उस कमेटी का काम होगा एमजी नरेगा जो स्कीम है उसकी एफिकेसी को चेक करना कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर इस कमेटी को बनाया गया है। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि एमजी नरेगा के अंदर पिछले कुछ समय पर ढेर सारी दिक्कतें देखने को मिली हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब ये स्कीम कह लो या एक्ट कह लो, ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ वैसे इसके बारे में। तो आगे बढ़ते रहेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। होता क्या है, पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है ना, इसको हम लोग एमजी नरेगा बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। इसका काम क्या है, देखो ये एक्ट इसलिए लेकर आया गया था ताकि हम कुछ जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं जिनके पास में कोई स्किल है नहीं, उनको काम दे सकें। मजदूरी का काम, लेबर का काम यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है एमजी नरेगा। लगभग यहाँ पे मिनिमम जो है 100 डेज़ का ये काम प्रोवाइड करवाता है इन वर्कर्स को 100 दिन का काम मिलता है। उन 100 दिन का काम करने के बाद में जो ऑब्वियस ही बात है, जितना काम किया उसका इनको अमाउंट, उनकी जो सैलरीज़ है जो भी बनती है वो यहाँ पर इनको प्रोवाइड करवा दी जाती है ना। तो मतलब इनको बेसिकली एक रोज़गार मिल जाता है। एमजी नरेगा का काम है कि इन लोगों को यहाँ पर एक रोज़गार देने। बट हुआ यहाँ पर यह है कि एमजी नरेगा के अंदर रिसेंट टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आई हैं, क्योंकि इसका काम यहाँ पे रोज़गार देना है और दूसरी तरफ आप इसको देखोगे तो इसको एक पॉवर्टी एलिवेशन की तरह देखा जाता है, यानी कि गरीबी को कम करने के लिए यहाँ पर इस प्रोग्राम को लेकर आया गया था। बट इसकी एफिशिएंसी अभी के समय पर बहुत डाउन हो चुकी है, सही से पर्टिकुलर स्कीम काम कर नहीं रही है। उसी के लिए इस कमेटी को बनाया गया ताकि वो कमेटी इस एमजी नरेगा के इम्प्लीमेंटेशन को वापस से रिव्यू करे, ठीक है ना। यानी जो ये स्कीम लागू हो रही है, मतलब जो जिस प्रकार से स्कीम चल रही है, इसको अच्छे से देखने का काम करेगी ये कमेटी। कहाँ कहाँ पर दिक्कतें हैं वो यहाँ पर देखने का काम करेगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर अपना एक रिपोर्ट सबमिट करेगी। कब सबमिट करेगी, आज से 3 महीने बाद। ये बात यहाँ पर इस आर्टिकल में देखने को मिल जाती है। क्या क्या प्रॉब्लम है वो हम लोग को यहाँ पर पता चलेगा, फिर उसके ऊपर यहाँ पर काम किया जाएगा। अब ये जो एक्ट है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यह कब लेकर आया गया था, 2005 में लेकर आया गया था। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया। इस स्कीम का काम यहाँ पर यह है कि लगभग गारंटी प्रोवाइड करवाना कि जो भी अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको 100 डेज़ का काम प्रोवाइड करवाया जाए, उनको 100 दिन का काम दिया जाए।
अब करंट टाइम यानी आज के समय पर देखोगे तो लगभग 15.51 जो करोड़ एक्टिव वर्कर्स हैं वो अभी के टाइम पर इस स्कीम के अंदर एनरोल्ड है, मतलब उनको यहाँ पर इस स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है। तो इतने सारे लोगों को यहाँ पर ये काम प्रोवाइड करवाया है, इसी वजह से इसको हम लोग यहाँ पर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की तरह भी देखते हैं, यानी कि गरीबी को कम करने के लिए यहाँ पर ये जो स्कीम है ये काफ़ी मददगार साबित होती है। इसको लॉन्च भी एज अ पॉवर्टी एलिवेशन इंस्ट्रूमेंट की तरह ही किया गया था, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। बट अब आप देखोगे अभी भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, आपको ऐसे राज्य देखने को मिलेंगे जहां पर पॉवर्टी अभी भी एक हायर लेवल पर है। काफ़ी सारे लोग अभी भी यहां पर गरीबी की चपेट में हैं, उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है या फिर स्कीम जिस प्रकार से यूज़ हो रही है उसका उतना फ़ायदा लोगों को मिल नहीं पा रहा है, या फिर अगर जिन भी लोगों को कवर किया भी गया है स्कीम के अंदर तो भी ढेर सारे इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, उनको टाइम पर पेमेंट नहीं मिल पा रही है। ऐसे भी ढेर सारे इश्यूज़ यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर पाए गए हैं, वो बात यहाँ पर बताई जा रही है इस आर्टिकल के अंदर। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुका है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कवर की गई हैं। करना क्या है, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से सवाल बने एग्जैक्टली इस आर्टिकल से ऐसा पॉसिबल लग नहीं रहा है ना, कुछ भी ऐसी काम की चीज़ निकलेगी नहीं। बट ये है कि आपको एक कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो गया कि हाँ एमजी नरेगा जो स्कीम है वो किस सेंस में न्यूज़ में थी। अब करना क्या है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, एमजी नरेगा के बारे में डिटेलिंग्स पता होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आखिरकार इसमें देखने को मिल रही हैं वो पता होना चाहिए, है ना। चलो अब यहाँ पे एक एक करके उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है हर साल जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, मिशंस हैं, योजना हैं, इनको लेकर कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो। मेंस में तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स में एक आध क्वेश्चन हम लोग देखते ही देखते हैं, ठीक है ना। तो एमजी नरेगा के बारे में थोड़ी बहुत बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लॉन्च की तारीख मैंने आपको बता दी है, 2 फरवरी 2006 को यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। और इस स्कीम को हम लोग इसी एक्ट के माध्यम से लेकर आए थे, जो एक्ट ऑलरेडी 2005 में पास किया गया था। ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी इस आर्टिकल में बता दिया था, ठीक है ना। इस एक्ट ने क्या किया, इस स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया, मतलब इस एक्ट के अंडर में हमने ये काम किया। बाकी ऑब्जेक्टिव इसका क्या है आप ये भी समझ चुके हो, जो भी अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको 100 डेज़ का जो काम है, एम्प्लॉयमेंट है, वो प्रोवाइड करवाना, है ना। फिर उसके बाद में आगे आते हैं। अब देखो इस स्कीम के अंदर ना क्या केवल मेन को ही यानी पुरुष को ही कवर किया गया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे ना इस स्कीम के अंदर अभी के समय पर लगभग जो 1/3 एक तिहाई जो बेनिफिशरीज हैं वो बेसिकली यहाँ पर वेमेन है, यानी महिलाएं भी यहाँ पर इस स्कीम के अंदर कवर की जाती हैं। क्लियर हो गया। और जो भी मजदूरी ऑब्वियस ही बात है, इनसे काम करवाया गया, लेबरिंग का काम करवाया गया, तो इनको वेजेस दी जाती है, वेजेस यानी मजदूरी दी जाती है। अब जो वेजेस हैं वो बेसिकली हमारे एक एक्ट के माध्यम से, नहीं एक एक्ट के अंडर में दी जाती है, मतलब जो मिनिमम वेज होता है ना उसके अकॉर्डिंग ये प्रोवाइड करवाई जाती है। यानी कि हमारे पास में एक एक्ट है ऑलरेडी, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ठीक है ना, जो कि अभी के टाइम पर कोड ऑन वेजेस 2019 वाले लॉज के अंदर मिल चुका है इसके अंदर। तो बेसिकली इस लॉ के हिसाब से यहाँ पर ये मजदूरी दी जाती है, मतलब ऐसा भी ना हो कि बहुत ही कम दी जाए। यहाँ पर मिनिमम वेज के बारे में मेंशन कर रखा है कि हाँ एग्जैक्टली कितनी मिनिमम वेज हो सकती है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से लोगों को यहाँ पर एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। बाकी आपको पता होना चाहिए इस स्कीम के बारे में कि एक अच्छी बात यहाँ पर यह आती है कि आपने अगर किसी व्यक्ति ने इस स्कीम के अंदर अप्लाई किया है तो 15 दिन के अंदर यहाँ पे उसको काम देने की एक गारंटी सी रहती है इस एमजी नरेगा के अंदर। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन हुआ क्या, पिछले कुछ समय पर इसमें बहुत सारी दिक्कतें यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कह लो, इश्यूज़ कह लो, वो देखने को मिल रहे हैं। जैसे सबसे पहला इशू रेडिकुलसली लो वेज रेट, यानी कि भले ही लोग काम कर रहे हो लेकिन जो उनको मजदूरी मिल रही है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम मिल रही है, उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा कम मिल रही है, जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बहुत कम मिल रही है। अगर हम करंट टाइम पर देखें तो अभी भी मतलब बहुत सारे राज्यों के अंदर जो वेज रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ये जो मतलब मजदूरी का स्तर देखने को मिलेगा ना, ये बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट हमारे पास में एक डेटा है, थोड़ा पुराना है लेकिन उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि हाँ क्या इश्यूज़ हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का 2017 का डेटा है, और ये डेटा हम लोग को ये दिखाता है कि जो डेली वेज है लेबरर्स का, यानी कि उस समय पर जो पुरुष का डेली बेसिस पर जो उनको मजदूरी मिल रही थी वो था 264 रुपीज़, और वेमेन को जो मिल रही थी वो था 205 यानी कि 205 रुपये, और पुरुष को मिल रहे थे 264 रुपये। तो ये आप देख सकते हो कि जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। अभी के टाइम पर थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है लेकिन फिर भी यही इशू अभी भी आ रहा है कि वेज रेट अगेन बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल जाता है। दूसरी प्रॉब्लम पता है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग। इसकी वजह से एमजी नरेगा हर साल न्यूज़ में बना ही रहता है।
रीज़न यहाँ पर यह है कि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो पैसे हैं उसकी काफ़ी कमी हो जाती है, फंडिंग की काफ़ी कमी हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, अब कोई भी स्कीम चला रहे हो तो उसके लिए ढेर सारा फंड चाहिए होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर फंड की कमी हो जाएगी तो बाकी सारे जो लोगों की वेज है यानी कि उनकी जो मजदूरी वगैरह है वो नहीं जा पाएगी। वही प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आती है। इस लैक ऑफ फंड की वजह से आप देखोगे स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं इस स्कीम के तहत जो लोगों को मजदूरी देनी होती है उसको देने में। फिर मैंने आपको बताया कि फाइनेंस की कमी हो जाती है। फाइनेंस की कमी की वजह से एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो है डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस। ये भी एक ऐसा इशू है जो कि एमजी नरेगा के अंदर हर साल देखने को मिलता है। हमने अभी दिवाली के टाइम पर देखा था, पिछले साल दिवाली के टाइम पर देखा था, कोविड के टाइम पर देखा था। इश्यूज़ यहाँ पर यह हैं कि अगर लोग काम कर रहे हैं इस स्कीम के तहत तो हो क्या रहा है कि उनको जो वेजेस दी जा रही हैं उसमें बहुत डिले हो जा रहा है। बहुत डिले मतलब देखो यहाँ पे आप 2-4 दिन डिले कर सकते हो, चलो 2-4 दिन लेट दे दो उनकी सैलरीज, है ना। ऑब्वियस ही बात है, वो ऐसे लोग हैं कि जो रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, इस हिसाब से यहाँ पर उनकी लाइफ चल रही है। तो उनको जो यहाँ पर अमाउंट मिल रहा है उसमें बहुत डिले हो जाता है। 15-15 दिन का डिले हो रहा है, एक महीने का डिले हो रहा है। इनफैक्ट कई वाले केसेस में हमने दिवाली वाला जो केस देखा था उसमें यहाँ पर 3-3 महीने का डिले हो गया था ये वेजेस देने में। अब 3 महीने का आप डिले करो तो वो जो व्यक्ति है ना फिर वो यहाँ पर रुकता नहीं है ये काम करने के लिए, तो उसे यहाँ पर ये ढेर सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो पेमेंट ऑफ वेजेस के अंदर काफ़ी देरी देखने को मिल रही है, ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। बाकी एक और प्रॉब्लम इसके अंदर वो है इनइफेक्टिव रोल ऑफ पीआरआई। पीआरआई मतलब जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी बात की जा रही है। जो ग्राम पंचायत हैं वो आज के समय पर पूरी तरह से काम नहीं कर पाते हैं, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। अगर वो भी इसके अंदर उतर जाएँ अच्छे से, उनको भी यहाँ पर ढेर सारी पावर्स मिलें, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये चीज़ें इम्प्रूव होंगी अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो रोल है वो अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो। ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद एक और इशू है कि देखो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि कर करके अधूरे छोड़ दिए गए हैं। तो एमजी नरेगा के अंदर इनकम्प्लीट काम बहुत सारा देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट का कोई भी इंस्पेक्शन नहीं कर रहा है, मतलब कोई देख नहीं रहा है कहीं पर काम चल रहा है नहीं चल रहा है। जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो यहाँ पर इसे ध्यान नहीं दे पा रही हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस एमजी नरेगा के अंदर। तो क्या इशूज़ हैं ये आपने समझा, उसके लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई। कमेटी का आपने रोल समझ लिया है कि क्या क्या यहाँ पर करने वाली है। इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे ही दिया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप पीडीएफ में से ले सकते हो। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बेसिकली यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर है। इस पिक्चर में ये क्या है नज़ारा, तो आप लोग देख पाओगे पीछे हो रहा है बहुत ज़्यादा कोहरा, और इधर यहाँ पर ये एक झील है और उस झील पर ये नाव चल रही हैं। ये झील कौन सी है, बहुत फेमस झील है डल लेक। डल लेक के बारे में आपने यहाँ पे सुना होगा, जो कि श्रीनगर के अंदर है। तो अभी सर्दियों का समय चल रहा है तो और ज़्यादा यहाँ पर आपको फॉग वगैरह देखने को मिलेगा, वैसे नॉर्मली देखने को मिलता ही है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही है। तो उसी समय का यहाँ पे नज़ारा दिया गया है डल लेक का। तो डल लेक क्या है, चलो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, मैं आपको थोड़ा सा इस लेक के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। वैसे इसको आप लोग आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से लिंक कर पाओगे। जब हम लोग बात करते हैं डल लेक की तो श्रीनगर के अंदर आपको ये लेक देखने को मिलती है। और ये जो लेक है ना इसको हम लोग अर्बन लेक के नाम से भी जानते हैं। पहली बात श्रीनगर के अंदर है, और श्रीनगर आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर की एक समर कैपिटल है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर ये दूसरे नंबर पर आने वाली सबसे बड़ी लेक है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर की सेकंड लार्जेस्ट लेक कौन सी है, वो है ये डल लेक। डल लेक को हम लोग लेक ऑफ फ्लावर्स के भी नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों वर्ड ध्यान रखना। लेक ऑफ फ्लावर्स हो गया, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर हो गया, या श्रीनगर्स ज्वेल हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये तीनों नाम ध्यान रखना है, इन तीनों ही नाम से यहाँ पे डल लेक जाना जाती है। ये जो झील है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए, यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पर फिशिंग करते हैं, वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग करते हैं, तो यहाँ से लोगों का बहुत ज़्यादा गुजारा भी चलता है। इस वजह से भी ये झील बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये जगह देखने को मिलती है, आप गूगल पर ढेर सारी पिक्चर्स देख सकते हो। लेकिन मैंने आपको बोला कि इसके और भी ढेर सारे नाम हैं, तो वो नाम ज़रूर ध्यान रखना, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। कहोगे पूछे जा सकते हैं क्या, झील वगैरह को लेकर भी सवाल बन जाता है क्या? चलो चेक करते हैं। देखो यूपीएससी ने साल 2000 में एक सवाल पूछा था। सवाल क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स फॉर्म एन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन तांजानिया एंड युगांडा। ये बेसिकली इंटरनेशनल लेक की बात की जा रही है। तांजानिया युगांडा दोनों ही अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। दोनों कंट्रीज़ के बीच में से एक झील निकल रही है और वो कहीं ना कहीं इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक बॉर्डर बना देती है। तो वो कौन सी झील है जो इनके बीच में एक इंटरनेशनल बाउंड्री का काम करती है,
ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेक विक्टोरिया। आपने पहले पढ़ा हुआ है इसके बारे में, है ना, याद आ रहा होगा। तो लेक विक्टोरिया यहाँ पर एक इंटरनेशनल बाउंड्री है तांजानिया और युगांडा के बीच में, और अफ्रीका की आप कह सकते हो एक लार्जेस्ट लेक की कैटेगरी के अंदर भी यहाँ पर इसको रखा गया है। तो ये एक सवाल पूछा गया था, तो आप कहोगे ये तो बहुत पुराना है, साल 2000 में है, पूछा गया था बहुत पहले, क्या आप दोबारा पूछा जा सकता है क्या कुछ लेक वगैरह को लेकर? तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये है साल 2022 का क्वेश्चन, यानी कि इस बार के प्रीलिम्स का, जो इस बार प्रीलिम्स हुआ था इस साल वाला। तो क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न्ड इनटू अ डेजर्ट। अच्छा, वैसे अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करोगे ना, तो काफ़ी लेक्स वगैरह के बारे में, काफ़ी बीमारियों वगैरह के बारे में चर्चा की गई है, और उन्हीं के बारे में ज़्यादातर चर्चा की गई है जो अफ्रीका में हुए हैं, अफ्रीका के इंसिडेंसेस हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा आपको देखने को मिलेगी। जैसे ये वाला जो सवाल है जो आपकी बार पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न्ड इनटू अ डेजर्ट। इन चारों झीलों में से कौन सी एक ऐसी झील है जो कि सूख चुकी है और एक डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर बदल चुकी है? ऑप्शन ए लेक विक्टोरिया, देन लेक फैगुबिन, देन लेक ओगुता, देन या फिर लेक वोल्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेक फैगुबिन, ठीक है ना। तो ये बेसिकली सूख कर एक डेजर्ट में यहाँ पे टर्न हुई, इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलो, इस प्रकार से सवाल बन सकते हैं। बाकी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए, लगाना चाहता तो लगा सकता था, क्योंकि आपको पता है ये बिल्कुल कॉमन है, सबने देखे हैं, ढेर सारे सवाल पूछे गए हैं योजना को लेकर या गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर, इस वजह से मैंने यहाँ पर ऊपर कोई सवाल लगाया नहीं। वैसे सवाल ढेर सारे थे मेरे पास ऊपर भी लगाने के लिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पहले भी हमने काफ़ी डिस्कशन किया है, बट अब एक और नई चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है सेम सेक्स मैरिज के केस को लेकर। बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन जो है उसको प्रेस कर देना। 5K प्लस लाइक का टारगेट रखा है, आप लोग यहाँ पर इतना करवा सकते हो, और साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। लगभग 40 या 45 फॉलोअर्स कम है 10,000 होने में, तो आप इसको आज पूरा करवा सकते हो। और जो भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं पूरे वीडियो के अंदर, उन सवाल को मतलब बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद में उनका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो। कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया करो, इससे यहाँ पर काफ़ी इंगेजमेंट बढ़ता है। ढेर सारे लोग यहाँ पर लगातार पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो पता चलता रहता है कि हाँ कौन कौन रेगुलर बेसिस पर वीडियोज़ को वॉच कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाला गया। अब वो पिटीशन किस चीज़ को लेकर था कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसको भी अलाउ कर देना चाहिए, है ना, इस चीज़ को लेकर पिटीशन डाला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सरकार से सरकार के पॉइंट ऑफ व्यूज़ मांगे हैं कि क्या अलाउ कर देना चाहिए सेम सेक्स मैरिज को। तो इसको लेकर बातचीत चल रही है। आने वाले समय में लगभग आज से 4 सप्ताह बाद यहाँ पर ये इसकी हेयरिंग होगी, इसकी सुनवाई होगी, तो 4 सप्ताह बाद भी आर्टिकल लगातार न्यूज़ में बनेगा। अब वो पिटिशनर कौन कौन है, तो आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे सुप्रिया चक्रवर्ती और अभय दांग, ये दोनों यहाँ पर पिटिशनर देखने को मिलेंगे। इनकी मांग है कि जो सेम सेक्स मैरिज है ना, इसको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर एक रिकग्निशन दिया जाए। जो स्पेशल मैरिज एक्ट होता है ना, उसके अंदर पहचान दी जाए सेम सेक्स मैरिज को, ये इनकी यहाँ पर एक डिमांड है। ये स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है, सेम सेक्स मैरिज क्या होता है, ये मैं अभी आप लोगों को आगे बढ़ते बढ़ते बताता हुआ चलूँगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे में यानी कि कल के दिन यहाँ पर ये काम किया है, इस पिटीशन की सुनवाई करी है, और यहाँ पर अब सरकार से पूछा है, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यूज़ की, सरकार यहाँ पर इसके ऊपर अपने क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखती है। क्या सेम सेक्स मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर लेकर आना चाहिए, इसके अंदर एक पहचान देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, वो इसको लेकर बात करेंगे। अच्छा, ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर पहचान लेने की बात कर रहे हैं, इस सेम सेक्स मैरिज को ऐड करने की बात कर रहे हैं, अलाउ करने की बात कर रहे हैं। तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है क्या? देखो, इस एक्ट के तहत होता क्या है कि आपको पता होगा, जो इंटरफेथ इंटर रिलीजियस मैरिजेस होती हैं, है ना, एक कास्ट से दूसरे कास्ट में जो शादियाँ होती हैं बेसिकली, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होती हैं। बाकी जो नॉर्मल शादियाँ आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि वो हिंदू मैरिज एक्ट, बाकी सारे पर्सनल लॉज है अपने अपने, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम्स का यहाँ पे मैरिज एक्ट अलग है, हर एक रिलीजन के अलग अलग एक्ट हैं। लेकिन उसके अलावा, उन पर्सनल लॉज के अलावा यहाँ पर एक आता है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो इंटर रिलीजियस जो मैरिजेस होती हैं, यानी कि एक कास्ट से दूसरे कास्ट में जो यहाँ पर शादियाँ, सॉरी, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में जो यहाँ पर शादियाँ हो रही हैं बेसिकली, उनको यहाँ पे कवर करता है। तो इसी
एक्ट के अंदर में यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये सेम सेक्स मैरिज एक्ट को भी लेकर आने के बारे में बोला गया है कि जो सेम सेक्स मैरिज एक्ट है, सेम सेक्स मैरिज है ना, इसको भी इसके अंदर अलाउ कर दिया जाए, है ना, इसको यहाँ पे अलाउ कर दिया जाए कि हाँ कोई भी व्यक्ति सेम सेक्स मैरिज कर सकता है। इस चीज़ को लेकर यहाँ पर ये पिटीशन डाली गई है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई है। तो यहाँ पे एक बेंच ऑफ जस्टिस यानी कि जो हमारे DY चंद्रचूड़ साहब हैं और खासकर जस्टिस हिमा कोहली हैं, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो केस है इसको देखा है और देखने के बाद में इन्होंने बोला है कि देखो हम लोग यहाँ पर अभी एकदम से तो ऑब्वियसली बात है जजमेंट नहीं देने वाले। इस केस को यहाँ पे लिस्ट कर दिया है कि 4 सप्ताह बाद इसके ऊपर सुनवाई की जाएगी। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। तो पेटिशनर्स का कहना यह है कि देखो 1954 वाला जो ये स्पेशल मैरिज एक्ट है ना, इसके तहत हम लोग को भी तो एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सेम सेक्स कपल आपको देखने को मिलेगा जो कि बेसिकली एक जेंडर के प्रति यहाँ पर अट्रैक्शन देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर दोनों मेल मेल आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हो इसको हम लोग बोलते हैं सेम सेक्स मैरिज, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। इनका कहना यहाँ पर यह है कि जो सेम सेक्स कपल्स आपको ये ऊपर दिख रहे हैं ना पिक्चर के अंदर, इन कपल्स का कहना यह है कि देखो जो भी सेम सेक्स वाले लोग हैं जिनके आपस में अट्रैक्शन है ना, इस कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर उनको भी यहाँ पर एक प्रोटेक्शन देनी चाहिए, है ना। जैसे ही इंटरफेथ वाले कपल्स को एक प्रोटेक्शन मिलती है इस वाले स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, वैसे यहाँ पर इनको भी मिलनी चाहिए, ऐसे यहाँ पर इनका कहना है। इनका कहना बेसिकली यहाँ पर यह है, अगर हम लोग एक पॉइंट में डिस्कस करें कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ना, इसको जेंडर न्यूट्रल बना दिया जाए, यहाँ पर एक जेंडर न्यूट्रल की तरह यहाँ पर काम करे और बेसिकली यहाँ पर स्पेशल जो सेम सेक्स मैरिज है उसको भी यहाँ पर ये कवर करे। बट क्योंकि 4 सप्ताह बाद डिटेलिंग्स आएंगी तो अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिटेल में घुसने की आपको आवश्यकता है नहीं। स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर मैं एक डेटा लेकर आया था, भाई पता नहीं कहाँ गया। वैसे मैंने आपको बता दिया स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत क्या होता है, इंटर रिलीजियस जो मैरिजेस होती हैं उसको यहाँ पर वो कवर करता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इस LGBTQI कम्युनिटी के बारे में, सेम सेक्स मैरिज के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, है ना, कि इनको क्या परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही हैं, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा सा कवर करते हैं। देखो पिछले कुछ समय में बहुत सारे देश आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, इनफैक्ट इंडिया भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर थर्ड सेक्स को बेसिकली यहाँ पर लीगली एक रिकग्निशन दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर आप कह सकते हो एक पहचान देने की बातचीत की गई है। जो चाहे मतलब आप कह सकते हो थर्ड सेक्स हो गए या होमोसेक्सुअल्स हो गए, इनको एज अ इक्वल सिटीजन की तरह यहाँ पर देखने की बातचीत की गई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ढेर सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करी हैं, ढेर सारे मूवमेंट्स यहाँ पे दुनिया भर के अलग अलग देशों के अंदर चलाए गए हैं, जिसके बाद इनको यहाँ पर एक पहचान देने के बारे में डिस्कशन किया जाता है। इनफैक्ट सितंबर 2018 ये वो समय था जब सेक्शन 377 आपको पता होगा जो हमारे इंडियन पिनल कोड का है, इसको रिव्यू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और यहाँ पे बोला कि जो सेम सेक्स मैरिज है इसको हम लोग डीक्रिमिनलाइज कर रहे हैं, यानी अब ये क्राइम नहीं होगा, ये क्रिमिनलाइज नहीं होगा, इसको हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। ये बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट दिया था। ये बात आपको क्लियर होगी, पता ही है सबको। अब LGBTQIA होता क्या है, देखो सभी को पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, इंटरसेक्स, एसेक्सुअल प्लस, ये बेसिकली यहाँ पर इसकी पूरी की फुल फॉर्म है। बाकी अगर हम लोग LGBTQIA का हिस्ट्री देखें, इतिहास देखें, तो मतलब ये कैसे कैसे यहाँ पर ट्रीट करे गए हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत देखें तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। जैसे 1861 की बात है, 1861 में जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने ये बोला कि जो होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ है ना, ये बेसिकली नेचर के अगेंस्ट में है, और उन्होंने होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ को क्या कर दिया, क्रिमिनलाइज कर दिया। उन्होंने बोला होमोसेक्सुअल एक्टिविटीज़ बिल्कुल यहाँ पर क्राइम है ये, और क्रिमिनलाइज करते हुए ये सारी बातें अंडर द सेक्शन 377 ऑफ द IPC के अंदर रख दी गई थी, है ना, इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 377 में, जिसको यहाँ पे सितंबर 2018 में रिव्यू करके पलट दिया गया था। इसको क्रिमिनलाइज, ये पहले अंग्रेज़ों ने क्रिमिनलाइज कर दिया था बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ये बात हो गई 1861 की। उसके बाद 1977 में आप देखोगे शकुंतला देवी, इन्होंने यहाँ पर अपनी पहली स्टडी पब्लिश करी थी होमोसेक्सुअलिटी को लेकर। उसका पूरा नाम था द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स करके। वहाँ पे फिर लोगों के बारे में, इन होमोसेक्सुअलिटी के बारे में चर्चा होने लगी थी। फिर 1994 में आप देखोगे कि इन लोगों को एक वोटिंग राइट्स दिया जाता है, वोटिंग राइट्स दिया जाता है एज अ थर्ड सेक्स, है ना, थर्ड सेक्स की तरह वोटिंग राइट्स मिलते हैं। अब यहाँ पर वोट देने के लिए ये एलिजिबल हो जाते हैं। फिर साल 2014 के अंदर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस ट्रांसजेंडर वाला जो केस है, इस पूरे केस को रूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ट्रांसजेंडर होंगे ना, इनको आपको ट्रीट करना चाहिए एज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ जेंडर।
थर्ड कैटेगरी ऑफ जेंडर की तरह यहाँ पर इनको ट्रीटमेंट देना चाहिए, इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने तब एक ऑर्डर दिया था। देन साल 2017 में आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ कम्युनिटी को यहाँ पर दिया एक फ्रीडम टू सेफली एक्सप्रेस देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन को बिल्कुल फ्रीली बिना किसी दबाव के आराम से यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्रेस किया जा सकता है। देन उसके बाद में आप देखोगे 6 सितंबर 2018 की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को स्ट्रक डाउन कर दिया था, है ना, इसका जो पार्ट है वो यहाँ पर स्ट्रक डाउन कर दिया था। और ये क्या करता था सेक्शन 377, अभी मैंने आपको बताया अंग्रेज़ यहाँ पर जब लेकर आए थे तो इन्होंने इस सेक्शन के तहत ये बोला था कि जो होमोसेक्सुअलिटी है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रिमिनलाइज रहेगी, बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसको पलट दिया था। फिर उसके बाद में इस प्रकार से केस चलते रहे। 2009 में फिर से यहाँ पर एक चीज़ होती है, वो यहाँ पर यह है कि एक एक्ट लाया जाता है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट। यहाँ पर ये जो हमारे ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं, ठीक है ना, इनके जो भी राइट्स हैं उनको एक प्रोटेक्शन दिया जाए, उसको लेकर यहाँ पर काम किया जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज के बारे में आपको, या होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, LGBTIQ के बारे में यहाँ पर जो भी बातें थी वो सब मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है ना। बाकी आर्टिकल में क्या मांग की जा रही है वो हमने डिस्कस कर लिया। वैसे ये आर्टिकल आपको डायरेक्टली मेंस में हेल्प करेगा, मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पर सारी बातें ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहोगे आर्टिकल है कहाँ पर? ये पिक्चर जो आपको दिख रहा है ये अपने आप में ये आर्टिकल है। ये पिक्चर किसका है? यह है डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। हर साल इनकी चर्चा की जाती है। अब आज क्यों चर्चा की जा रही है? क्योंकि आज 26 नवंबर है। तो 26 नवंबर है तो क्या हो गया? तो आज है नेशनल मिल्क डे। और नेशनल मिल्क डे है तो भी क्या हो गया? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है ना, ये मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। इनकी 101वीं बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखो मिल्क मैन ऑफ इंडिया है, जो आज के समय पर पूरी तरह से मिल्क इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री जिस प्रकार से ग्रो हुई है उसमें एक बहुत बड़ा रोल इनका है। अमूल एस्टेब्लिश होता है, उसके पीछे यहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। चलो मैं आपको इनके बारे में काफ़ी डिटेलिंग्स बताऊंगा, और साथ ही साथ में थोड़ा मिल्क डे के बारे में, मिल्क प्रोडक्शन के बारे में, डेयरी सेक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होने वाला है। और कितना रेलेवेंट होने वाला है मैं आपको अभी बता ही दूंगा एग्जैक्टली, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ पहले भी सवाल इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर बने हुए हैं। चलो आगे आते हैं। वैसे इस वाले आर्टिकल को आप जीएस पेपर नंबर 3 से लिंक कर पाओगे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डेयरी सेक्टर के बारे में भी बातचीत करने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो हर साल 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे का सेलिब्रेशन होता है, और ये तो हो गए नेशनल मिल्क डे, यानी कि जो हमारे देश में जब सेलिब्रेशन होता है। बाकी एक वर्ल्ड मिल्क डे भी होता है। वर्ल्ड मिल्क डे कब होता है? 1 डे ऑफ जून, यानी कि 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे का भी सेलिब्रेशन होता है। वर्ल्ड मिल्क डे की तरह यहाँ पर उसको ऑब्जर्व किया जाता है। बट अभी हम लोग 26 नवंबर में हैं, तो नेशनल मिल्क डे के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जो नेशनल मिल्क डे है इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ताकि जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं इनकी बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हम कर सकें। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। देखो नेशनल मिल्क डे 2021 वाला, यानी पिछले साल अभी सेलिब्रेशन किया गया था। पिछले साल ये 100 बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर वर्गीस कुरियन की पूरी हुई थी। इस साल ये 101वीं बर्थ एनिवर्सरी है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। अब डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखो 1921 में इनका जन्म होता है, 2012 में यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, वाइट रिवॉल्यूशन के फादर। वाइट रिवॉल्यूशन बेसिकली ये क्रांति दूध से संबंधित है, क्योंकि दूध जो डेयरी सेक्टर है उसमें सारे प्रोडक्ट्स आपको वाइट कलर के देखने को मिलते हैं। तो वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, स्वीट रिवॉल्यूशन हमारा हनी यानी शहद से रिलेटेड है, वैसे यहाँ पर वाइट रिवॉल्यूशन हमारे मिल्क से रिलेटेड है। जब डेयरी सेक्टर के अंदर एक क्रांति आई थी, तो डेयरी सेक्टर के अंदर जो क्रांति लाई गई उसके पीछे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे ये, ठीक है ना। तो वाइट रिवॉल्यूशन के फादर ये कहलाते हैं, और ये जाने जाते हैं ऑपरेशन फ्लड के लिए। ऑपरेशन फ्लड के तहत भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा डेयरी सेक्टर हमारा ग्रो होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल प्रोग्राम था ऑपरेशन फ्लड। अभी ऑपरेशन फ्लड के बारे में और बातें आपको मैं बताऊंगा। देखो होता यहाँ पर यह है, इन्होंने क्या किया, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को बनाया। वो इंस्टीट्यूशंस फार्मर्स वर्कर्स की तरह चलाए जा रहे थे। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जो अमूल ब्रांड आज के समय पर बनी है ना, इतनी सक्सेसफुल वो ब्रांड हो पाई है, वो इनकी वजह से यहाँ पर हो पाई है, क्योंकि इन्होंने ढेर सारे एफर्ट्स लगाए और इंडिया को एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनाया दूध का। तो इंडिया जो आज के समय पर, मतलब आप कह सकते हो 1998 में अगर हम लोग देखें तो 1998 में ही भारत एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका था दूध का। सबसे ज़्यादा उत्पादन दूध का भारत में हो रहा था,
लेकिन उसके पीछे का यहाँ पर इनका सारा का सारा एफर्ट्स थे, ठीक है ना। यूएसए को हम पीछे छोड़ चुके थे इनकी वजह से, तो ये यहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा रोल है। इतने सारे रोल होने की वजह से यहाँ पर इनको ढेर सारे जो अवार्ड्स होते हैं, पुरस्कार होते हैं, उनसे सम्मानित किया गया है। जैसे रामन मैग्सेसे अवार्ड 1963 में दिया गया था, देन कृषि रत्न 1986 में, वर्ल्ड फूड प्राइज़ 1989 में, वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद में इनको इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे भी सम्मानित किया गया है, पद्मश्री 1965, पद्म भूषण 1966, पद्म विभूषण 1999। तो आप देखोगे ये अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है इन पर्टिकुलर व्यक्ति को। अब मैंने आपको बताया ऑपरेशन फ्लड यहाँ पर ये लेकर आते हैं। ऑपरेशन फ्लड मतलब ये फेमस हैं इस ऑपरेशन फ्लड के लिए। तो ऑपरेशन फ्लड था क्या, देखो ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया था 13 जनवरी 1970 में, 1970 में। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। और इस ऑपरेशन फ्लड के तहत आप देखोगे ना, हुआ ये कि इंडिया के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन दुगना हो गया। हमारे फार्मर्स ने ढेर सारा अर्निंग करी, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, ढेर सारे लोगों को यहाँ पे नौकरियाँ मिली, लेकिन दूध का प्रोडक्शन यहाँ पर 30 सालों के अंदर दुगना हो गया था। तो ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इसको हम लोग वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये जो ऑपरेशन हुआ था ना, ऑपरेशन फ्लड, इसने डायरेक्टली फार्मर्स को बहुत बड़ा कंट्रोल दिया, फार्मर्स की बहुत ज़्यादा मदद करी। फार्मर्स ने यहाँ पर और ज़्यादा मेहनत करने के बाद में हमारे कंट्री के अंदर जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसको 30 साल के अंदर अंदर दुगना कर दिया था, ठीक है ना। अब वाइट रिवॉल्यूशन के अपने आप में अलग अलग फेसेस थे, अलग अलग टाइम पीरियड था, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। 1970 से लेकर 1980 के बीच में एक वाइट रिवॉल्यूशन आया था, एक क्रांति ये चल रही थी। फिर फेज़ 2 के अंदर 1981 से लेकर 1985 के बीच में, और फिर फेज़ 3 के अंदर 1985 से लेकर 1996 के बीच में। मतलब अगर आप लोग ओवरऑल देखो तो 1970 से लेकर 1996 तक यहाँ पर इसी प्रकार से ये डेयरी सेक्टर हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो होता हुआ गया था। इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे वाइट रिवॉल्यूशन के। इससे क्या हुआ, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा, और उसके बाद में जो गांव के लोगों की इनकम थी, जो उनकी आय थी, वो बढ़ी है ना। जो कंज्यूमर्स से उनको एक रीजनेबल प्राइस पर ये डेयरी प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। तो ढेर सारे फ़ायदे यहाँ पर वाइट रिवॉल्यूशन के डेफिनेटली हुए हैं। बाकी अगर हम लोग इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, देखो इस फ्लड का, इस ऑपरेशन का इम्पोर्टेंस जो है वो ये देखने को मिला कि डेयरी फार्मर्स को डायरेक्टली मदद मिली, है ना। डेयरी फार्मर्स को यहाँ पे डायरेक्टली मदद मिली, ढेर सारे लोगों ने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया। इंडिया जो है पहली बार 2016-17 में पूरे दुनिया में एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका था मिल्क का। सबसे ज़्यादा मिल्क का उत्पादन भारत में हो रहा था। 2016-17 तक इंडिया ने ये टैग अचीव कर लिया था। करेंट टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो अगेन इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। दुनिया भर में जितना भी दूध का प्रोडक्शन होता है उसका 22% प्रोडक्शन इंडिया ही करता है, ठीक है ना। तो ये बात आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब थोड़ी सी बातें और हैं, हम दूध की ही बात कर रहे हैं इतना ज़्यादा, तो इंडिया का डेयरी सेक्टर कहाँ पर एस्टेब्लिश होता है, मतलब कहाँ पर स्टैंड करता है, सॉरी, वो हम डिस्कस करेंगे। तो डेयरी सेक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के बारे में ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ। दुनिया भर में जितना मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसका 22% भारत करता है, और पूरे एशिया के अंदर जितना मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसका 57%, आप ये भी देख सकते हो 50% से ज़्यादा पूरे एशिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है मिल्क का वो केवल भारत ही कर रहा है। तो जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ। कितनी ग्रोथ हुई आखिरकार, बहुत तगड़ी ग्रोथ हुई है। 1951 में आप देखोगे इंडिया ने लगभग 17 मिलियन टन के आसपास मिल्क का प्रोडक्शन किया था, लेकिन ये 2018-19 से कंपैरिजन करोगे ना तो 2018-19 में भारत ने 187.7 मिलियन टन्स का जो प्रोडक्शन है वो किया था। खासकर दूध की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप ये इमेजिन कर सकते हो 17 मिलियन टन से क्या बड़ी जंप मारी है हम लोगों ने 187.7 मिलियन टन के आसपास। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रोडक्शन ग्रो होता हुआ नजर आया। अब डेयरी सेक्टर के अपने आप में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात, यहाँ पे गांव के अंदर ज़्यादातर लोग जो है ना वो अभी भी यहाँ पर डेयरी सेक्टर को लेकर ही काम करते हैं। उनके घर में खुद के पास यहाँ पे काफ़ी सारी गाय भैंसें होती हैं, उससे यहाँ पर उनकी अर्निंग्स होती रहती हैं। तो गांव के अंदर एक लाइवलीहुड जनरेट करने का काम करता है ये डेयरी सेक्टर। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट हो क्या रहा है, आज के समय पर डेयरी सेक्टर में ढेर सारे चैलेंजेस भी आ रहे हैं। तो मतलब इस आर्टिकल को हम पूरा 360 डिग्री में कवर कर रहे हैं, तो आपको मैं ये तक बता रहा हूँ कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, है ना। वो चैलेंजेस भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आखिरकार इस सेक्टर में मतलब जब कुछ इतना चल रहा है अच्छे से तो कुछ दिक्कतें तो होंगी ना। हर चीज़ के यहाँ पर कुछ फ़ायदे नुकसान होते हैं, तो दिक्कतें तो यहाँ पर भी फेस कर रहे होंगे ये सेक्टर। हाँ, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जैसे कि सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पर है लैक ऑफ प्रॉपर पैकेजिंग एंड लेबलिंग सिस्टम ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। जो हमारा दूध है और दूध से बना हुआ जो भी यहाँ पर सामान होता है उसकी यहाँ पे प्रॉपर पैकेजिंग नहीं हो पाती है। इस पैकेजिंग के अंदर काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिल रही है, लेबलिंग नहीं हो पाती है, ये एक सबसे बड़ा इशू है।
दूसरा यहाँ पे इतना यहाँ पे मार्केट इंटेलिजेंस लोगों के पास में है नहीं। फिर यहाँ पे अगर देखो किसी अपने खुद की ब्रांड बनानी है तो उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तब जाके यहाँ पे वो ब्रांड बनती है। एक से बढ़कर एक आज के समय पर आप देखोगे तो कंपटीशन जो है वो खड़ा हो चुका है। एक और दिक्कत आती है वो है कोल्ड चेन ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि दूध एक ऐसा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा कि अगर उसको आपने यहाँ पे ठंडा करके नहीं रखा ना तो वो फट जाएगा या फिर और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, है ना। तो उसके लिए यहाँ पर एक कोल्ड चेन ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। अगर वो इधर से उधर जा भी रहा है तो बेसिकली वो एक ठंडी जगह पर रहे, है ना। तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कोल्ड चेन जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है वो आज के समय पर भारत के अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी हैं नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स आज के समय पर ये हमारा डेयरी सेक्टर फेस कर रहा है। तो आप कहोगे सर इतनी सारी चीज़ें बता दी, कुछ काम का है भी या नहीं है। चलो आओ एक टेस्टिंग कर लेते हैं। साल 2008 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था। सवाल थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। सवाल यहाँ पे क्या था, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो कि यहाँ पर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की तरह जाने जाते हैं इंडिया के अंदर, ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं, ये सवाल पूछ लिया गया था। ठीक है ना, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया के अंदर में ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं, तो इसका सही उत्तर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है ना, तो ये बात थी ग्रीन रिवॉल्यूशन की। तो पॉसिबिलिटी है, देखो सवाल ये 2008 का है और अभी यहाँ पर 101वीं बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट की गई है। तो अगेन एक अच्छा मौका है यहाँ पर सवाल बनने का। तो वाइट रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग भी आपसे सवाल बन सकता है। तो वाइट रिवॉल्यूशन क्या था, ऑपरेशन फ्लड क्या था, इंडिया का डेयरी सेक्टर कहाँ पर स्टैंड करता है, वर्गीस कुरियन कौन है, इनका क्या रोल है, और साथ ही साथ में डेयरी सेक्टर के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं, सभी चीज़ हम लोगों ने कवर कर ली हैं। यानी कि अब इस टॉपिक से लेकर अगर कोई मेंस में भी सवाल आता है तो भी आप आराम से सॉल्व कर लोगे और प्रीलिम्स में भी आता है तो भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, कहानी ख़त्म। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है आर्टिकल के अंदर, रशिया ने ऑफर किया है एडवांस फ्यूल ऑप्शन फॉर कुदानकुलम प्लांट। देखो ये जो कुदानकुलम प्लांट है ना, कुदानकुलम प्लांट बहुत लंबे समय से न्यूज़ में बना हुआ है। इनफैक्ट आज से कुछ महीने पहले, 11 महीने पहले, 11 नहीं कुछ महीने पहले मार्च वगैरह के मंथ में यहाँ पे न्यूज़ में था। ठीक है ना, तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना है इस प्लांट के बारे में। पहली चीज़, प्लांट की लोकेशन, ये कहाँ पर है। ये बेसिकली ये जो प्लांट है ये तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में रिसेंटली यहाँ पर एक इशू भी क्रिएट हो गया था इस प्लांट को लेकर। लोगों की मांग क्या थी वो भी मैं आपको समझाऊंगा, पुराना नया सब कुछ कनेक्ट कर दूंगा तो सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो रशिया ने अभी क्या किया, एक एडवांस फ्यूल ऑप्शन ऑफर किया है, फ्यूल ऑप्शन। ठीक है ना, यानी कि ये जो प्लांट है, आपको पता है जो प्लांट चलते हैं हमारे, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है, इन प्लांट के अंदर ढेर सारा फ्यूल लगता है। अब जो फ्यूल है वो फ्यूल जले बिना ये प्लांट चलेंगे नहीं, है ना। तो वो जो फ्यूल है वो बेसिकली हम लोग बाहर से परचेज़ करते हैं। तो रशिया ने हमारे पास में एक आप कह सकते हो एक एडवांस फ्यूल का ऑप्शन रख दिया है। यानी कि ये जो प्लांट होते हैं इनके अंदर फ्यूल जो डाला जाता है ना, कुछ होते हैं मतलब कुछ मतलब जैसे आज के समय पर जो फ्यूल चल रहे हैं उनको बार बार बदलना पड़ता है। उन फ्यूल से ये प्लांट चलते रहेंगे, ठीक है चलता रहेगा, लेकिन यह कुछ समय बाद यहाँ पे कुछ 10 महीने बाद या फिर इस कुछ ऐसे महीने बाद यहाँ पर इनको चेंज करना पड़ता है। बट अब यहाँ पर एक एडवांस लेवल का फ्यूल आ चुका है जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी फ्यूल, ATF। ये जो फ्यूल है ना, इसकी जो टाइम पीरियड है वो है 24 महीने की। मतलब आप 24 महीने तक यहाँ पर इस फ्यूल का इस्तेमाल कर इस प्लांट को चला सकते हो, नॉन स्टॉप चला सकते हो 24 महीने तक। आप इमेजिन कर सकते हो कहाँ 10 महीने कहाँ 24 महीने, एक बहुत बड़ा गैप है। तो 24 महीने तक इस फ्यूल से यहाँ पर इस प्लांट को चलाया जा सकता है। तो वही जो फ्यूल है ना, वही यहाँ पर रशिया ने हमें ऑफर किया है। ठीक है ना, तो जो न्यूक्लियर फ्यूल देखने को मिला है, ऑब्वियसली बात है एक न्यूक्लियर फ्यूल है, हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाएगा, ये न्यूक्लियर फ्यूल है। अभी जो फ्यूल है ना ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी लेकर आएगा, क्योंकि आपका पैसा ही बचेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर जो पावर प्लांट बंद होता है ना, पावर प्लांट बंद होने के बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, क्योंकि आपको जब फ्यूल चेंज करना है, एक नया फ्यूल, एक फ्रेश फ्यूल डालना होता है, तो आपको पुराना वाला फ्यूल निकालना होता है। और वो पुराना वाला फ्यूल बहुत खतरनाक होता है, उसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट होता है। किसी एनवायरमेंट के चपेट में आ जाए या इंसान उसके चपेट में आ जाए तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को डैमेज कर देगा, इतना खतरनाक होता है। तो उसका स्टोरेज में भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं जो ये एडवांस फ्यूल है ना, ये काफ़ी एफिशिएंट रहेगा, लंबे समय तक प्लांट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। रिएक्टर्स इसके ऊपर लंबे समय तक चल सकते हैं, 2-2 साल से ज़्यादा यहाँ पर रिएक्टर्स चल सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा, हमारा ढेर सारा पैसा ही बचेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर हर 10 महीने में फ्यूल बदला जा रहा है, तो बाहर से विदेश में पैसा जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग बाहर से परचेज़ कर रहे हैं फ्यूल को और फिर ढेर सारा पैसा दे रहे हैं। बट अभी यहाँ पर क्या होगा, 2-2 साल तक हम लोग को यहाँ पर इतना परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। 2 साल का हम लोग पहले इकट्ठा यहाँ पर ले लेंगे और इसी से यहाँ पर 2-2 साल तक ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चलेंगे।
ठीक है ना, ये बात यहाँ पर की जा रही है। तो रशिया का एक स्टेट ओन्ड न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन जिसका नाम है रोस्टम ने यहाँ पर ऑफर किया है इस न्यूक्लियर फ्यूल ऑप्शन को, कि जो भारत का एक सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, देखो ये हमारा इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, कहाँ पर है, कुदानकुलम में, यानी तमिलनाडु के अंदर। और यहाँ पे बोला गया है कि इसके जो रिएक्टर्स हैं ना, ये 2 साल तक चल सकते हैं इस वाले फ्यूल के ऊपर, और ये फ्यूल अपने आप में बेहतरीन है। तो ये रशिया का ऑफर आया। क्लियर हो गई बात, ये आपने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है। बाकी आगे की कहानियाँ हम लोग परचेज़ करते नहीं करते हैं, वो आगे की कहानी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। चलो, ये तो आपने आर्टिकल पढ़ लिया। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पढ़ लेते हैं। पहले भी काफ़ी न्यूज़ में रह चुका है न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो क्यों न्यूज़ में रह चुका है वो भी जान लेना है ना। देखो कुदानकुलम मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, आज से कुछ महीने पहले, मार्च वगैरह के मंथ में हमने पढ़ रहा है। तो कुदानकुलम की अगर हम लोग बात करें तो होता यहाँ पर यह है कि ये स्थित कहाँ पर है, तमिलनाडु के कुदानकुलम वाले गांव के अंदर। तो वहाँ का जो गांव है ना, उस गांव के पंचायत ने अभी कुछ महीने पहले एक रिजोल्यूशन पास किया था, और उस रिजोल्यूशन को पास करते हुए उन्होंने ये बोला कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर क्या बनाया जा रहा है, एक अवे फ्रॉम रिएक्टर बनाया जा रहा है, अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी। इसके अगेंस्ट में यहाँ पर रिजोल्यूशन पास किया गया। लोगों का कहना यह था कि जो ये अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी है ना, ये लोगों को, गाँव के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। तो लोगों ने मना कर दिया था कि ये नहीं बनना चाहिए, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी बनने से मना कर दिया था। तो इस वजह से यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी भी चल रही थी इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो तमिलनाडु की, उन्होंने बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो, ओपोजिशन दिखाया कि आप यहाँ पर अवे फ्रॉम न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं बना सकते। ये अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी क्या है ना, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। देखो, अवे फ्रॉम रिएक्टर जो फैसिलिटी है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन फैल सकता है, लोगों तक यहाँ पर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन पहुँचेगा तो ये लोगों को बीमार कर सकता है, उनको जान से मार सकता है ना, पीने के पानी में फैल सकता है। तो इस प्रकार से ये सारी बातें रखते हुए गाँव वालों ने इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर पूरी तरह से रोक लगाने की बात की गई थी। चलो, अब हम बात करते हैं अवे फ्रॉम रिएक्टर आखिरकार होता क्या है, जो ये बनाया जा रहा था इसके अंदर। देखो, अवे फ्रॉम रिएक्टर के अंदर क्या रखा जाता है, एक स्पेंट फ्यूल रखा जाता है। ये मैंने आपको बताया, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट चलते हैं इनके अंदर एक न्यूक्लियर फ्यूल डलता है। अब वो फ्यूल यहाँ पर मान लो ख़राब हो गया, अब उस फ्यूल के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि जिससे कि हम लोग इस प्लांट को जला सकें। तो वो कौन सा फ्यूल कहलाता है, वो कहलाता है स्पेंट फ्यूल। तो उस स्पेंट फ्यूल को निकाल कर हम लोग एक फ्रेश फ्यूल डालते हैं, एक ताज़ा फ्यूल डालते हैं। तो वो जो स्पेंट फ्यूल है ना, उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती है। रेडियो एक्टिविटी मतलब अगेन वहाँ पर कुछ आपको इस प्रकार से न्यूक्लियर वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगी। तो ये जो स्कीम है, ये जो अवे फ्रॉम रिएक्टर है, ये क्या करता है, ये इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से थोड़ी सी दूरी पर एक, आप कह सकते हो, स्टोरेज बना देगा, और उस स्टोरेज के अंदर ये स्पेंट फ्यूल डाल दिया जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर स्पेंट फ्यूल वहाँ पर डाल दिया जाएगा, और वो जो स्पेंट फ्यूल डाल दिया जाएगा तो वो पड़ा रहेगा उसके अंदर फ्यूल। तो ये कहलाता है हमारा अवे फ्रॉम रिएक्टर, यानी कि जो हमारा पूरा पावर रिएक्टर आपको ये देखने को मिलेगा, पावर प्लांट देखने को मिलेगा, इससे दूरी पर ये थोड़ी फैसिलिटी बनाई जाती है। ये तो कहलाता है अवे फ्रॉम रिएक्टर। एक होता है यहाँ पे एक होता है रिएक्टर जो कि इस पावर प्लांट के अंदर ही होता है ना, एक पावर प्लांट के अंदर ही होता है, और जिसको हम लोग इनसाइड रिएक्टर बोलते हैं, और एक इससे दूर होता है जिसको हम लोग अवे फ्रॉम रिएक्टर बोलते हैं, जहाँ पे जो स्पेंट फ्यूल होता है उसको रखा जाता है। स्पेंट फ्यूल क्या होता है, जिसका हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा मैप भी दिखा देता हूँ। ये मैप आपको दिख रहा होगा, और इधर आपको यहाँ पर नीचे तमिलनाडु दिख रहा होगा, और तमिलनाडु को भी अगर हम लोग जूम करते हैं तो ये कुदानकुलम कहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहीं पर आपको ये पावर प्लांट स्थित देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये पावर प्लांट नज़र आता है, और ये मैंने आपको बता दिया है किस चीज़ के बारे में, अवे फ्रॉम रिएक्टर के बारे में। देखो, इस प्रकार से ये जो स्पेंट फ्यूल है ये भरकर रखा जाता है, ये स्टोरेज है, यहाँ पर स्पेंट फ्यूल डाला गया है। ये जो फ्यूल है ये यूज़ हो चुका है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, ख़राब हो चुका है, इसको यहाँ पर स्टोर करके रख दिया। तो एक तो यहाँ पर ये फैसिलिटी होती है रिएक्टर के अंदर ही होती है, जो पावर प्लांट बना होता है उसके अंदर ही फैसिलिटी होती है, एक जिसको हम लोग इनसाइड रिएक्टर, इनसाइड यहाँ पर स्पेंट फ्यूल स्टोरेज बोलते हैं, और एक होती है रिएक्टर से काफ़ी ज़्यादा दूर, जिसको हम लोग अवे फ्रॉम रिएक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। नाम से ही पता चल रहा है। आगे आते हैं, तो यहाँ पे इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर काफ़ी बड़ा खतरा बना रहता है। खतरा ये बना रहता है कहने कि रेडिएशन ना निकल जाए, और रेडिएशन निकल जाएगी तो इंसान को पूरी तरह से वो ख़त्म कर देगी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ पहुँचाएगी, जिसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। रेडियो एक्टिविटी यहाँ पर एक ऐसा फिनोमेनन होता है जहाँ पर आप देखोगे ना कि जो हमारा मतलब जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उससे आप देखोगे बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर एमिट होते हुए नज़र आते हैं। तो वैसे जब हम बात करते हैं रेडियो एमिशन की, तो उसके अंदर क्या क्या निकलता है, देखो 3 प्रकार के आपको रेडियो एमिशन देखने को मिलते हैं, एक अल्फ़ा, एक होता है बीटा, और एक होता है गामा। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जैसे हीलियम हो गया,
हीलियम एटम्स हो गए, बीटा पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और गामा जो है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की रेडिएशंस यहाँ पर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलती हैं। अब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो हमारे अर्थ के अंदर पाए जाते हैं नेचुरली, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, एक्टिनियम, इन चीज़ों का हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होगा यूरेनियम बेसिकली यहाँ पर इतना पावरफुल होता है कि एक छोटा सा टुकड़ा जो है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है, तो उनका भी यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पर? इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर। तो यूरेनियम, थोरियम, एक्टिनियम ये क्या है? ये नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल है जो कि नेचुरली यहाँ पे पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इनमें से भी यहाँ पर ढेर सारा रेडिएशन निकलता है और मैंने आपको बताया कि अगर थोड़ा सा भी रेडिएशन कहीं से निकल रहा है ना कहीं इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है अगर वो न्यूक्लियर रेडिएशन है। तो ये जो रेडिएशन इसको हम लोग कैसे मापते हैं? इसको नाम मापा जाता है बैक्यूरेल के अंदर, यानी कि एसआई यूनिट के अंदर यहाँ पर इसको मापा जाता है। तो आप लोग ये ज़रूर ध्यान रख सकते हो। बाकी यूरेनियम और थोरियम के बारे में ज़रूर से जान लेना, ये न्यूज़ में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यूरेनियम, थोरियम और एक्टिनियम ये तीनों के तीनों नेचुरली पाए जाने वाले यहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं। यूरेनियम कितना पावरफुल है मैं आपको बताता हूँ, देखो कितना पावरफुल है। यहाँ से इस वाली पिक्चर से आप समझ पाओगे। यूरेनियम का इतना छोटा सा टुकड़ा, कितना छोटा सा, बस इतना सा 1 इंच का टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा कितना ताकतवर है, देखो कितना ताकतवर है। अगर आप 17,000 क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस को जलाते हो, है ना, इतनी क्यूबिक फीट नेचुरल गैस को जलाते हो और उससे जितनी एनर्जी निकलती है उतनी एनर्जी एक टुकड़े यूरेनियम से निकलती है, इतने टुकड़े से। या फिर आप 149 गैलन जो तेल होता है उसको आप जलाओगे, उसको जलाने से जितनी एनर्जी निकलेगी उतनी केवल यहाँ पर एक छोटे से टुकड़े को एक छोटे से टुकड़ा जो यूरेनियम का है उसको जलाने से निकलेगी। फिर यहाँ पर अगर आप लोग 1 टन कोयला जलाओगे, आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो 1 टन की हम बात कर रहे हैं, 1 टन कोयला जलाने के बाद में जो एनर्जी मिलती है ना उतनी एनर्जी केवल और केवल इतने छोटे टुकड़े यूरेनियम से मिल जाती है। तो यह है यूरेनियम के यहाँ पर एक खतरनाक चीज़, ठीक है ना। ये यूरेनियम का पैलेट कितना खतरनाक है ये आपने यहाँ पर देख लिया। अब बात करेंगे एबंडेंस की। तो देखो यूरेनियम तो कभी कभी कहीं कहीं पर मिलता है, कहीं कहीं पर मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, सोने की तरह। लेकिन जो थोरियम होता है, थोरियम भी इसी प्रकार का यहाँ पर आप कह सकते हो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, बट इतना यूरेनियम जितना जानदार नहीं है। लेकिन थोरियम भी यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो कि नेचुरली पाया जाता है। लेकिन ये हर जगह पर देखने को मिल जाएगा। थोरियम आपको हर जगह मिल जाएगा, यूरेनियम कहीं कहीं पर मिलेगा, ठीक है ना। तो थोरियम, यूरेनियम के बारे में मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं। आगे आते हैं। आप सोच रहे होंगे सर आप हर एक आर्टिकल में इतनी अलग से क्यों चले जाते हो, इतना डिटेलिंग में क्यों चले जाते हो, इतना पढ़ना ज़रूरी है क्या? हाँ भैया बिल्कुल ज़रूरी है। मतलब आप आगे पीछे की कहानी सारी बता देते हो। देखो हर चीज़ जानना ज़रूरी है क्योंकि अब हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे। यूपीएससी ने साल 2012 में यहाँ पर एक सवाल पूछा था। सवाल क्या था यहाँ पर, इसको पढ़ो, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा। सवाल यह है, टू मीट इट्स रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, यानी कि जो भी यहाँ पर हमारी एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ रही है, इसको यहाँ पर पूरा करने के लिए आप देखोगे जो थोरियम है वो बेसिकली यहाँ पर एक फ्यूचर फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर। तो थोरियम के क्या एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे ओवर द यूरेनियम, बेसिकली थोरियम के क्या फ़ायदे हैं जब आप इसको यूरेनियम से कंपेयर करोगे। तो दोनों के कंपैरिजन के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है, आपसे पूछा गया है बेसिकली। अब कहोगे सवाल तो अभी भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि सवाल अभी यहाँ पे ख़त्म ही नहीं हुआ है। सवाल के अंदर थोरियम और यूरेनियम को लेकर आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताना यह है कि ये इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसा पहला स्टेटमेंट बोलता है कि थोरियम इज़ फार मोर अबेंडेंट इन नेचर दैन यूरेनियम, यानी थोरियम भरपूर मात्रा में मिलता है जब आप इसको यूरेनियम से कंपेयर करते हो। तो दूसरा यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट ऑफ मास मिनरल, थोरियम जो है ना वो ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल यूरेनियम, ये बात यहाँ पर दूसरा बोलता है। तीसरा, थोरियम प्रोड्यूस करता है लेस हार्मफुल वेस्ट कंपेयर टू द यूरेनियम, यानी कि यूरेनियम जलाओगे तो बहुत सारा हार्मफुल वेस्ट निकलेगा, खतरनाक यहाँ पर कूड़ा निकलेगा, लेकिन जब आप थोरियम जलाओगे तो इससे लेस हार्मफुल वेस्ट निकलता है, कम निकलता है वो। तो क्या है तीनों के जो तीनों स्टेटमेंट हैं, तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही लग रहा है आपको? आओ इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर बेसिकली आपको डी देखने को मिलेगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ठीक है ना। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं क्योंकि अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि थोरियम जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है, यूरेनियम कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। लेकिन जब आप लोग पर यूनिट मास के हिसाब से देखोगे तो थोरियम जो है वो ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकता है अगर हम इसको यूरेनियम से कंपेयर करें तो। बाकी जो थोरियम है वो यहाँ पे थोड़ा सा हार्मफुल वेस्ट कम प्रोड्यूस करता है, लेकिन यूरेनियम जो है वो हार्मफुल वेस्ट थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ना।
मैं माफ़ी चाहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले शायद मैंने ये बोल दिया था कि जो थोरियम है वो थोड़ी कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है यूरेनियम के मामले में। ऐसा नहीं है, थोरियम जो है आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर जनरेट कर सकता है जब इसको आप कंपेयर करते हो यूरेनियम से। तो ये यहाँ पर इसके बेसिस पर जो आंसर नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल यहाँ पर पूछा गया। फिर उसके बाद में आप देखोगे साल 2009 में फिर से एक सवाल पूछा गया था। साल 2009 के हिसाब से सवाल ये था, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम। यानी कि ये जो 4 देशों के नाम दिए गए हैं, इन 4 देशों में से कौन सा एक देश है जहां पर सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है यूरेनियम के। तो 2009 के अंदर ये सवाल पूछा गया था। उसके हिसाब से बात करें तो यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आर्टिकल में काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं ये हमने डिस्कस किया। इस वजह से मैं आगे पीछे की कहानी जो है आपको सभी कुछ बताने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी सवाल बने तो आप आराम से टैकल कर पाओ। चलो आगे आते हैं। नाउ यहाँ पर आपको एक और काम का आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये वाला संगीत नाटक अकेडमी को लेकर ये आर्टिकल आया हुआ है। संगीत नाटक अकेडमी जो है ना, अभी इन्होंने क्या किया, लगभग जो 86 आर्टिस्ट्स हैं इनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया है। तो संगीत नाटक अकेडमी ने अभी लगभग 86 आर्टिस्ट को यहाँ पे अवार्ड दिया, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है। और वो जो 86 अवार्डीज़ हैं जिनको अवार्ड मिला है वो कौन कौन है, उनके सबके नाम आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। वो नाम याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप देखोगे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये जो अवार्ड है कितने साल हो चुके हैं, इस अवार्ड में क्या क्या दिया जाता है, लाख रुपए का यहाँ पर ये प्राइज़ मिलता है, वो बातें इस अवार्ड के अंदर बताई जा रही हैं। लेकिन आर्टिकल से अच्छा है मैं आपको कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊँ, आप वहाँ से अपने नोट्स में चीज़ों को ऐड ऑन भी कर सकोगे। तो संगीत नाटक अकेडमी के बारे में तो मैं आपको बताऊँगा ही, उसके साथ साथ ललित कला अकेडमी अवार्ड्स के बारे में भी कुछ बातें हम लोग जान लेंगे, क्योंकि दोनों ही न्यूज़ में रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जब हम लोग बात करते हैं संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड की, तो ये जो अवार्ड है ना, ये उन आर्टिस्ट को दिया जाता है। किन लोग को दिया जाता है, पहला सवाल तो यही है, कौन से आर्टिस्ट हो गए। उन आर्टिस्ट को दिया जाता है जो म्यूज़िक की फील्ड में काम कर रहे हैं, डांस की फील्ड में, थिएटर की फील्ड में, ट्राइबल म्यूज़िक, डांस, थिएटर, पपिट्री, है ना। तो अगर इस फील्ड में हैं तो उन्हीं आर्टिस्ट को यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है। अब ये जो अकेडमी पुरस्कार होता है ना, इसके अंदर लाख रुपए होते हैं। 1 लाख रुपए के साथ साथ यहाँ पर एक ताम्रपत्र होता है और एक अंगवस्त्रम, यानी कि जो एक शॉल वगैरह है जो है कंधे पर रखने वाला, है ना, एक कपड़ा भी दिया जाता है। साथ ही साथ में यहाँ पर एक अवार्ड भी दिया जाता है जिस पे यहाँ पर कुछ गाड़ कर लिखा हुआ होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप मतलब ध्यान रख सकते हो। तो ये अकेडमी पुरस्कार के अंदर ये चीज़ें दी जाती हैं। ये बात हो गई संगीत नाटक अकेडमी की। अब मतलब इस अवार्ड की, अब ये अवार्ड देता कौन है, संगीत नाटक अकेडमी। तो संगीत नाटक अकेडमी है क्या, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो अकेडमी है ना, ये भारत की एक नेशनल अकेडमी की तरह जानी जाती है, यानी म्यूज़िक, डांस, ड्रामा के लिए एक सबसे बड़ी अकेडमी की तरह इसको देखा जाता है। इस अकेडमी को बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू 1952 में। फिर उसके बाद में प्रेजेंट टाइम में बात करें तो बेसिकली यहाँ पर ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इसको यहाँ पे जो फंडिंग मिलती है इस बॉडी को, वो हमारी सरकार डायरेक्टली देती है। उसके बाद में ये जो अकेडमी है ना, इसने यहाँ पर ढेर सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को भी बनाया है। जैसे यहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है ना, जहाँ पे ड्रामा सिखाया जाता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो न्यू दिल्ली के अंदर है, इसको 1959 में सेटअप किया गया था। ये किसने बनाया है, ये भी संगीत नाटक अकेडमी ने ही यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन को बनाया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी जो अम्फाल के अंदर है, 1954 में, ये भी संगीत नाटक अकेडमी ने ही बनाया था। देन कथक केंद्र यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस न्यू दिल्ली के अंदर है, इसको भी 1964 में संगीत नाटक अकेडमी ने ही बनाया है। अब ललित कला अकेडमी दूसरी यहाँ पर देखने को मिलती है। जो ललित कला अकेडमी है, ये भी अकेडमी है जिसका उद्घाटन किया गया था 5 अगस्त 1954 में, जो उस समय पर हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हुआ करते थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, इनके थ्रू यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था। नाउ ललित कला जो अकेडमी है ना, इसको एक स्टैचुरी अथॉरिटी दी गई 1957 में, मतलब एक एक्ट के तहत इसको लेकर आया गया। उस एक्ट का नाम था सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। क्योंकि आपको पता होगा कोई भी बॉडी जो है इसको हम लोग स्टैचुरी कब बोलते हैं, जब वो किसी एक्ट के तहत बनाई जाती है। तो इसको एक एक्ट के अंदर में लेकर आया गया, जिसके बाद में यहाँ पर इसको स्टैचुरी की अथॉरिटी प्रोवाइड करवा दी गई थी, ठीक है ना। अब इसका काम क्या है कि जो भी इंडियन आर्टिस्ट है उनको ऊपर लेकर आना, उनको भी यहाँ पर एक पहचान देने का काम करता है। ललित कला अकेडमी का हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो आप कहोगे बाप रे, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है कि सर क्या ये जो स्कूल आपने बताएं कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश करे हैं संगीत नाटक अकेडमी ने, ये भी ध्यान में रखने हैं। हाँ बिल्कुल ध्यान में रखना है। कैसे रखेंगे, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, यही चीज़ है जिससे यहाँ पर ध्यान में रखा जा सकता है।
पूरे सप्ताह पढ़ो, संडे को रिवाइज़ करो, पूरे सप्ताह पढ़ो, संडे को रिवाइज़ करो। ये यहाँ पर आप कह सकते हो कि सक्सेस का एक बहुत बड़ा की है कि आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल बनते रहेंगे। तो कहोगे कोई सवाल यहाँ से बना है क्या? हाँ बिल्कुल बना है, चलो दिखा देते हैं। साल 2009 में यहाँ पर एक सवाल पूछा गया था। सवाल क्या था? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को सेटअप किया गया है संगीत नाटक अकेडमी के थ्रू 1959 में। क्या ये सही है? कहोगे हाँ अभी हमने पढ़ा है, इसलिए बोल रहा था मैं कि पढ़ना है, रिवीजन करना है। हाँ बिल्कुल ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बात आती है दूसरे स्टेटमेंट की। एक हाईएस्ट ऑनर दिया जाता है साहित्य अकेडमी के थ्रू राइटर को लेकर। जो हमारे राइटर होते हैं ना, उनको यहाँ पे साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। तो ये अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने संगीत नाटक अकेडमी पढ़ा है, साहित्य अकेडमी अवार्ड पढ़ा ही नहीं है। साहित्य अकेडमी अवार्ड आपको अपने आर्ट एंड कल्चर के बुक में देखने को मिलेगा, जब भी न्यूज़ में होगा इसको डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है ना। वैसे इसका सही उत्तर क्या होगा? मतलब 2 स्टेटमेंट दिए गए, तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अगर आपने साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में पढ़ा होता, साहित्य अकेडमी के बारे में पढ़ा होता, तो आप यहाँ पर इसका उत्तर दे पाते आराम से। बट फिर मैंने आपको पूरी वही बात बता रहा हूँ कि अभी संगीत नाटक अकेडमी न्यूज़ में है, तो उसके बेसिस पर मैंने आपको ये जो क्वेश्चन है वो बताया और आर्टिकल समझाया। वैसे दोनों के दोनों बिल्कुल सही उत्तर हैं। साहित्य अकेडमी बेसिकली लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, राइटर को यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है, ये आपने पता ही है, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात? चलो आगे आते हैं। आपको मज़ा आ रहा है? अब पिछले कुछ दिनों में काफ़ी से लोग कमेंट करते हैं कि सर एक कॉन्फिडेंस सा बूस्ट हो गया है हम लोगों का, कि पिछले 3-4 दिनों आपने इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए कि हमें आर्टिकल की पहचान होने लगी है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है ना। जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करोगे तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलता रहता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल, भाई यहाँ पे कोई भी पीवाईक्यू बना नहीं है, ठीक है ना, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यार हर एक आर्टिकल के अंदर ही पीवाईक्यू बन जाएगा। जहाँ जहाँ पे बनेगा पीवाईक्यू, जहाँ जहाँ से लिंक हो रहा होगा वहाँ पर मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा, जहाँ जहाँ पे लिंक नहीं हो रहा होगा वहाँ पर केवल आर्टिकल ही पढ़ेंगे, है ना, सिंपल बात है। देखो यहाँ पर एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया कि जो इंडियंस है ना, उन्होंने जो यूके का वर्क वीज़ा है वो सबसे ज़्यादा रिसीव किया है। क्योंकि आपको पता होगा जो देश हैं वो अपना वीज़ा देते हैं आपको, मतलब किसी को काम करने के लिए बुलाना है उसका वीज़ा, वर्क वीज़ा, और बेसिकली अलग अलग प्रकार के वीज़ाज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बात यहाँ पर की जा रही है कि जो वर्क वीज़ाज़ हैं ना, वो यूके की साइड से सबसे ज़्यादा मिले हैं इंडियंस को। मतलब इंडियंस ने सबसे ज़्यादा ये वर्क वीज़ा रिसीव किया है। ढेर सारे लोग यहाँ पर यूके गए हैं काम करने के लिए। तो इंडियन नेशनल्स की अगर हम लोग का बात करते हैं तो लगभग 39% के आसपास जो टोटल वर्क वीज़ाज़ हैं ना, वो यूके के वीज़ा इंडियंस ने रिसीव करे हैं। सितंबर 2022 तक का डेटा यहाँ पे बताया गया है। लगभग जैसे बताया गया सितंबर 2022 तक आप देखोगे जो वर्क वीज़ाज़ हैं ना, वो 1,45,258 वर्क वीज़ाज़ यहाँ पर यूके ने इशू करे थे, यूनाइटेड किंगडम ने जारी किए थे, जिसमें से 56,000 के आसपास इंडियंस को यहाँ पर ये वर्क वीज़ाज़ मिले हैं, है ना। साल 2019 में जब आप देखोगे तो ये डेटा था 29,000 के आसपास, मतलब 30,000 के आसपास लोगों को वर्क वीज़ा मिला था। बट इस साल यहाँ पर ये बढ़ चुका है, मतलब काफ़ी बढ़ चुका है। इस बार ये 56,042 लोगों को ये वर्क वीज़ा मिला है, उन्होंने को यहाँ पर बेसिकली उन्होंने ये रिसीव करा है। तो अब की बार ये डेटा काफ़ी बड़ा है, क्योंकि देखो कोविड से पहले की सिचुएशन भी काफ़ी अलग थी। कोविड के समय पर काफ़ी इकोनॉमी वगैरह डाउन हो गई थी, बट अभी यहाँ पर कोविड के बाद सारी चीज़ें रिवाइव हो रही है, इकोनॉमी रिवाइव हो रही है। तो यहाँ पर ये वर्क वीज़ा भी यहाँ पर इशू किया गया, ठीक है ना। बाकी स्किल्ड वर्क वीज़ाज़ की बात करें तो 33% इंडियंस को यहाँ पे स्किल्ड वर्क वीज़ा उन्होंने रिसीव किया है। बाकी यहाँ पर जो स्किल्ड वर्कर, हेल्थ केयर और जो केयर वर्क वाले वीज़ाज़ होते हैं, इसके केस में भी आप देखोगे जो 36% इंडियंस हैं उनको यहाँ पे वर्क वीज़ा मिला हुआ है। तो वर्क वीज़ा सबसे ज़्यादा रिसीव करने वाला यहाँ पर कंट्री बन चुका है इंडिया। और ये कौन से वीज़ा की बात की जा रही है? बेसिकली यूके के वीज़ा की बात की जा रही है, ठीक है ना। इंडिया के अलावा फिलीपींस, नाइजीरिया, यूएस, ये 3 देश ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये वीज़ा इशू करे गए। मतलब पहले तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा, इंडिया के अंदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा वीज़ा मिला है, उसके बाद यहाँ पर इन 3 देशों के अंदर लोगों को सबसे ज़्यादा वीज़ा मिला है, जो कि लोग यहाँ पे काम करने गए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना। तो एक छोटा सा आर्टिकल था, कुछ खास बातें इतनी थी नहीं। अब ये डेटा हमेशा चेंज होता रहता है, तो बस खाली इतनी सी बात यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। अब आर्टिकल फ्रंट पे था तो सोचा यार डिस्कस कर लिया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं।
और वो होगा हमारा एडिटोरियल डिस्कशन। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को। एक लौता एडिटोरियल काम का है और बहुत ज़बरदस्त एडिटोरियल है। नेचुरल फार्मिंग के बारे में डिस्कशन करता है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्या है, मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ। ये जो एडिटोरियल है ना, ये द हिंदू बिजनेस लाइन का एडिटोरियल है। पीवीएस सूर्य कुमार साहब ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा है। इन्होंने बताया नेचुरल फार्मिंग के बारे में। नेचुरल फार्मिंग के अंदर क्या क्या इश्यूज़ हैं, कैसे इसको रिजॉल्व किया जाता है, उसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। और मतलब काफ़ी लेंथी तरीके से उन्होंने आर्टिकल लिखा है, काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं। तो एक एक करके यहाँ पर हम इसका डिस्कशन करेंगे और सारे पॉइंट्स को जानेंगे आखिरकार ये क्या कहना चाहते हैं। आपको पता होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें मैं एडिटोरियल के रिगार्डिंग भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। तो क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चलो डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको पता होगा हमेशा की तरह हम लोग एडिटोरियल डिस्कशन से पहले लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है? मेंस का क्वेश्चन है, द रोड टू एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया बिगिंस विद नेचुरल फार्मिंग। डिस्कस। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं भारत के अंदर एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने के लिए, तो उसकी शुरुआत नेचुरल फार्मिंग से होती है। इंडिया के अंदर जो कृषि वाला क्षेत्र है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो सस्टेनेबल हो सकता है, हम उसको ग्रो भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत नेचुरल फार्मिंग से होगी। ये यहाँ पर आपको मतलब कैसा लग रहा है स्टेटमेंट, आपको ये बताना है। और इस स्टेटमेंट के ज़रिए आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्कशन करना है, आप क्या क्या सोचते हो। 250 शब्दों में आंसर लिखना, नेचुरल फार्मिंग वगैरह के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। अभी मैं पूरा आर्टिकल डिस्कस करूँगा। तो 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखोगे, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। लगभग 39,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं, 39,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं जो कि डेली बेसिस पर आंसर्स को लिख रहे हैं। आप भी जाकर आंसर्स को लिख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है कि जब भी आप आंसर्स को लिखोगे उसके साथ साथ एटलीस्ट काम ये करना कि दो आंसर्स को आप रिव्यू कर सको। दो आंसर को रिव्यू करोगे, इससे सभी लोगों के आंसर्स रिव्यू हो पाएंगे। फिर दूसरा फ़ायदा यहाँ पर यह भी है कि अगर आपके पास में कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको किसी दूसरे के आंसर से, तो ऑब्वियस सी बात है उसका यूज़ करना चाहिए, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो, आपकी जो नॉलेज है वो एक्सपैंड होगी, थिंकिंग कैपेबिलिटी आपकी एक्सपैंड होगी जब आप लोग कुछ और चीज़ें पढ़ोगे या दूसरे के पॉइंट्स पढ़ोगे। तीसरा फ़ायदा यहाँ पर ये होगा, सामने वाले व्यक्ति के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है या फिर कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आप उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर सकोगे कि हाँ यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। और अगर वो तारीफ़ काबिल है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक तारीफ़ भी बनती है ना। इससे क्या होता है, यहाँ पर सामने वाला इंकरेज होता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप हम लोग रन कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों का बहुत बेहतरीन तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। चलो अब डिस्कशन करते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल का, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे सूर्य कुमार साहब यहाँ पे लिखते हैं नेचुरल फार्मिंग के बारे में। इस एडिटोरियल के जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब आपको स्क्रीन पर नीचे दिखेंगे, प्लीज़ यहाँ पर आप लोग एक फोकस कर सकते हो। तो राइटर ने मेंशन किया कि देखो आज के समय पर जो हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, ग्रो करती हुई जो जनसंख्या है ना, इसको अगर आपको फीड करना है, इसको आपको अगर अच्छे से मतलब इन सभी के पास में खाना पहुंचाना है, तो आपके पास में फूड प्रोडक्शन भी होना चाहिए, यानी एक अच्छा खासा फूड का खाने का उत्पादन भी होना चाहिए। और राइटर ने मेंशन ये किया कि साल 2050 तक सर एक डेटा ध्यान रखना कि जिस प्रकार से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है ना, उसमें आपको 2050 तक लगभग 60% से अपना फूड प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। 60% से अपना फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, आगे भी ग्रो होगी, तो आपको फूड का प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा, नहीं तो फिर फूड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लोग यहाँ पे ग्रो होते रहेंगे, जनसंख्या बढ़ती रहेगी, इससे देश में भुखमरी और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो फूड की डिमांड भी बढ़ रही है और फूड का प्रोडक्शन तो बिल्कुल बढ़ाना ही पड़ेगा, हम लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अब होता क्या है कि इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि ज़बरदस्ती फिर हम प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं, ढेर सारा फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह, केमिकल्स का इस्तेमाल होने लगता है, इंजेक्शन लगा कर यहाँ पर फार्मिंग चलती है। तो इससे यहाँ पर बहुत नुकसान होता है हमारे एनवायरनमेंट को भी, साथ ही साथ में हमारे ह्यूमन बींग्स को भी। तो वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, उसका एक अच्छा खासा सोल्यूशन हो सकता है, राइटर बोलते हैं, वो है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग एक नया अप्रोच की तरह हम इसको देख सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग क्या कर सकता है, हमारे ट्रेडिशनल जो पुराना ज़माने का हम तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं फार्मिंग का, उसको, और साथ ही साथ में जो मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, इसको, दोनों ही चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव कर सकता है। ये चीज़ यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। फिर यहाँ पर इनका कहना यह है कि जो हमारी नेचुरल फार्मिंग होती है ना, इससे हम अपने एनवायरनमेंट को ही बचा पाएंगे, लोगों की हेल्थ को ही बचा पाएंगे, हर चीज़ को हम प्रोटेक्शन दे पाएंगे।
और इससे हमारी कंट्री के अंदर एक पोटेंशियल भी बढ़ेगा। आने वाली जो जनरेशन है, नहीं तो फिर अभी यहाँ पर इस प्रकार से इंजेक्शन लगाकर या इतने सारे केमिकल्स का हम लोग इस्तेमाल करके फूड का उत्पादन करेंगे तो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो उन्हीं चीज़ों का कंजम्पशन करके बहुत परेशान होने वाली है। सब चीज़ों के अंदर मिलावट होने वाली है, तो बहुत बड़ी परेशानी आज के समय पर देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली ऑलरेडी लोग देख रहे हैं, आने वाले समय पर ये परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो इसका एक सोल्यूशन क्या है? नेचुरल फार्मिंग, जिससे हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स को भी यहाँ पर एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो राइटर ने मेंशन किया कि आखिरकार हमारे नेचुरल फार्मिंग का इंपॉर्टेंस है क्या। इंपॉर्टेंस में सबसे पहली चीज़ आती है इंश्योर्स अ बेटर हेल्थ। नेचुरल फार्मिंग इस चीज़ की गारंटी देता है कि आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। क्यों? क्योंकि बाकी सारे जैसे होते ही ना फसल उगाते हैं तो उसमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ होता है। बट नेचुरल फार्मिंग में कोई भी केमिकल का आप यूज़ नहीं कर सकते। तो कोई भी जब केमिकल का यूज़ नहीं होगा तो इससे जो अलग अलग बीमारियाँ हो रही थी, हेल्थ को लेकर रिस्क था लोगों का, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। जो फूड है ना, इसके अंदर हायर न्यूट्रिशन डेंसिटी होगी, यानी कि इसका न्यूट्रिशन लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है क्योंकि आपने इसको बिल्कुल नेचुरल तरीके से ग्रो किया है ना। इसके अंदर कुछ भी मिलावट नहीं है, तो उसकी यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, लोगों को ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स ये प्रोवाइड करवाता है। पहला इंपॉर्टेंस नेचुरल फार्मिंग का ये है। दूसरा इंपॉर्टेंस यहाँ पर है कि फार्मर की जो इनकम है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। नेचुरल फार्मिंग का मकसद यहाँ पर यह है कि हम फार्मिंग को काफ़ी ज़्यादा वायबल बनाएं, फार्मिंग के ऊपर विश्वास किया जाए और फार्मिंग यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं हमारे फार्मर्स की जो इनकम है वो पूरी तरह से जनरेट कर सके, हमारे फार्मर्स की इनकम को बढ़ा सके। और ऐसा नेचुरल फार्मिंग के अंदर पॉसिबल है। पॉसिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर उनका जो पैसा है ना वो थोड़ा कम लगेगा। अभी केमिकल्स के ऊपर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, बट अभी नेचुरल फार्मिंग के अंदर सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर हम लोग पैसा खर्चेंगे तो उन केमिकल्स के ऊपर जो पैसा खर्चा जा रहा था जो कि बहुत ज़्यादा था वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर फार्मर्स की इनकम यानी कि उनका जो मतलब आप कह सकते हो लागत है वो भी कम रहेगी और अच्छा अमाउंट मिलेगा, लोगों की हेल्थ बेनिफिट भी होगा, एनवायरमेंट का प्रोडक्शन भी होगा। तो फिर ये सारे काम बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। तीसरा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस राइटर बोलते हैं वो है रेजुविनेट्स सॉइल हेल्थ, यानी कि जो हमारी मिट्टी है ना उसकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। क्योंकि बाकी केमिकल फार्मिंग से होता है यहाँ पर यह है कि हमारी जो मिट्टी की हेल्थ है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उस मिट्टी का जो उपजाऊपना है वो ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे। तो वो मिट्टी आगे फिर ऐसी अगर चलती रहे तो यहाँ पे फिर वो बेकार हो जाती है, ज़्यादा ग्रो करने लायक बचती नहीं है। बट नेचुरल फार्मिंग में आप देखोगे ना तो ये सॉइल की बायोलॉजी को और ज़्यादा पूरी तरह से इम्प्रूव कर देता है, सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव कर देता है, सॉइल के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। तीसरा ये हमने डिस्कस किया। चौथा इंपॉर्टेंस राइटर बोलते हैं मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेचुरल फार्मिंग से मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मर्स हैं ना वो जो नेचुरल होम ग्रोन रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल करते हैं, जो घर के अंदर सामान चीज़ें उगाई जा रही हैं उसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है। यहाँ पे बाकी कोई केमिकल्स वगैरह का इतना यूज़ होता नहीं है, तो वहाँ पर पैसा खर्च होने से बच जाता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी कम हो जाती है नेचुरल फार्मिंग के अंदर। तो ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होती है आओ इसको डिस्कस करते हैं। यानी यहाँ पर आपको कुछ भी अलग से पैसा चाहिए होता नहीं है इस नेचुरल फार्मिंग को करने के लिए। ये अपने आप में एक यूनिक मॉडल है, इसको हम लोग केमिकल फ्री फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। 1990s के समय की बात है, सुभाष पालेकर साहब सुभाष पालेकर ने यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव तरीका डेवलप किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर। ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र है ये इस समय हम इस्तेमाल कर रहे थे, पेस्टिसाइड्स का कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे थे, तो इन सब चीज़ों का एक ऑल्टरनेटिव यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग जो है वो बनाने की कोशिश की गई। नेचुरल फार्मिंग का मकसद हमने डिस्कस कर लिया, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना। यहाँ पे जो भी एक्सपेंसिव जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होती हैं यानी कीटनाशक, और उसके बाद यहाँ पर फर्टिलाइज़र जो हमारे हैं खाद वगैरह है जो बहुत महंगे हैं, इनका हम यूज़ नहीं करते हैं। तो अगेन यहाँ पर थोड़ा सा हमारा कॉस्ट सेविंग हो जाती है। अब राइटर ने मेंशन किया कि देखो हमारे फार्मिंग सेक्टर के अंदर ना कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ परेशानियां भी नज़र आती हैं, जैसे लैक ऑफ रेडली अवेलेबल ऑफ नेचुरल इनपुट्स। देखो अब आपको यहाँ पर केमिकल फ्री एग्रीकल्चर करनी है, ठीक है, आपको केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन उसके अलावा आपको नेचुरल इनपुट्स चाहिए होंगे, अलग अलग नेचुरल चीज़ें चाहिए होंगी जिसका आप लोग इस्तेमाल करोगे, बट उसकी यहाँ पर कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो ये ग्रो नहीं कर सकता। और पहली बात देखो, जो हर एक किसान भाई है ना उनके पास में इतना टाइम, इतना पेशेंस या है नहीं कि वो यहाँ पर नेचुरल इनपुट्स को बना सकें, पहले नेचुरल इनपुट का नेचुरल फार्मिंग को कर सकें। इसके लिए थोड़ा पेशेंस भी चाहिए होता है, इसको नेचुरली चीज़ ग्रो करने में टाइम लगती है, बट यहाँ पर केमिकल तरीके से अगर आप लोग उसको ग्रो करोगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो जाती है। तो पहला चैलेंज तो आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा चैलेंज है लैक ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। मतलब होता यहाँ पर यह है कि हम लोग कर क्या रहे हैं आज के समय पर, हमारी फार्मिंग में एक दिक्कत यह है कि हम लोग क्रॉप को डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं।
यानी कि कुछ फसलें ऐसी हैं जिसके ऊपर सरकार एमएसपी दे रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है तो हमारे फार्मर्स को एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। अब उनको एक अच्छी खासी प्रोटेक्शन मिल जाती है कि उनका कोई घाटा होगा नहीं है, सरकार एक पैसा प्रोवाइड करवा रही है, अमाउंट प्रोवाइड करवा रही है। तो होता यहाँ पर यह है कि जिसके ऊपर एमएसपी मिल रही है वही वाला जो फसल है वो उगाया जाता है, बार बार उगाया जाता है, उसी के ऊपर काम किया जाता है, उनको एक प्रोटेक्शन मिलती रहती है। इससे हम लोग दूसरी फसल की तरफ नहीं बढ़ते हैं, यानी कि जो फसल के अंदर एक डाइवर्सिफिकेशन है कि हाँ अलग अलग फसल भी उगानी चाहिए, वो डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा कि वो इग्नोर कर दिया जाता है हमारे यहाँ पर फार्मिंग सेक्टर में। ज़्यादातर वही गेहूँ चावल और वही चीज़ें उगाई जाती हैं जिसके ऊपर एमएसपी प्रॉपरली मिल रहा है। तीसरा यहाँ पर एक चैलेंज है, वो है डिक्लाइन इन यील्ड्स। देखो नेचुरल फार्मिंग के अंदर एक दिक्कत भी देखने को मिली है, राइटर ने ये बोला। क्या दिक्कत देखने को मिली है? देखो सिक्किम यहाँ पर एक ऐसा स्टेट है भारत का जो कि पहला ऑर्गेनिक स्टेट की कैटेगरी में आता है, यानी कि भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है जहाँ पर जितनी भी फार्मिंग हुई है वो ऑर्गेनिक तरीके से हुई है, सब केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया था। बट हुआ क्या है, ये काम तो पहले हो गया था लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो पुराने वाले तरीके पर वापस से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस नेचुरल फार्मिंग से ज़्यादा कोई रिज़ल्ट मिला नहीं है। नेचुरल फार्मिंग की वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन के अंदर जो आप कह सकते हो अमाउंट है ना फसल की वो काफ़ी कम हो गई, एक ड्रॉप देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो फार्मर्स सिक्किम के अंदर उन्होंने स्विच बैक करना स्टार्ट कर दिया है, वापस से पुराने वाले मेथड के ऊपर आ रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरह देखा जा सकता है। अब राइटर ने मेंशन किया व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, क्या सोल्यूशन हो सकता है? सोल्यूशन यह है कि सर पहले आपको वेमेन का पार्टिसिपेशन नेचुरल फार्मिंग में बढ़ाना होगा। स्टडीज़ ने ये ऑलरेडी बता रखा है कि देखो जो वेमेन का कंट्रोल है एग्रीकल्चर रिसोर्सेज के ऊपर वो बहुत बेहतरीन है, तो वेमेन को भी हम लोग यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। क्योंकि देखो जो वेमेन है ना वो ज़्यादातर फैमिलीज़ के अंदर कुकिंग कर रही हैं, वो समझ सकती हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि वो यहाँ पर बच्चे को ही पाल रही हैं और बच्चे के लिए भी यहाँ पर आप उसको नरिश करने के लिए भी यहाँ पर एक नेचुरल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। तो आप कह सकते हो एज अ रिजल्ट जो वेमेन है वो नेचुरल फार्मिंग को ज़्यादा तेज़ी से अडॉप्ट कर पाएगी एज़ कम्पेयर टू द मैन। तो इस वजह से वेमेन को हमें यहाँ पे पार्टिसिपेशन उनका बढ़ाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया। और जो पुराने और नए तरीके जो हमारे पास में पुरानी टेक्नोलॉजीज़ और नई टेक्नोलॉजीज़ है दोनों को मिक्सअप करके यूज़ करना चाहिए। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया है ना, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट मैनेजमेंट हो गया। फिर उसके बाद में हमारे पास में अभी के समय भी कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते हैं हम लोग, कुछ जीन चेंज कर देते हैं, जीन्स के अंदर बदलाव कर देते हैं फसल की, जिससे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, उसको और बेहतर बनाया जा सके। तो पुरानी और नई टेक्नोलॉजीज़ को आपस में इंटीग्रेट करके काम किया जा सकता है। इसके थ्रू भी हम लोग यहाँ पर काफ़ी कुछ अचीव कर पाएंगे। फिर बात आती है नॉलेज इंटेंसिव एग्रीकल्चर के बारे में। देखो इंडिया जाना जाता है अपनी डाइवर्सिटी ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस की वजह से, लेकिन इंडिया के अंदर अभी के समय पर आप देखोगे ना तो प्रॉब्लम यह है कि इतना डाइवर्सिफिकेशन है नहीं। तो भारत को क्या करना होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में डाइवर्सिफाई करना होगा, अलग अलग फसल्स को यहाँ पर उगाना होगा। इससे डेफिनेटली आने वाले समय पर फार्मर्स की जो इनकम है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी, ऐसा यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया। फिर राइटर यहाँ पर लास्ट में मेंशन करते हैं कि देखो सरकार के ढेर सारे इनिशिएटिव्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो कि काम कर रहे हैं। वो इनिशिएटिव कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला इनिशिएटिव है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, देन है परंपरागत कृषि विकास योजना, देन सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, देन उसके बाद है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, देन है मिशन वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये था कंप्लीट एडिटोरियल। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब एक अच्छा सा आंसर आप लोग लिख पाओगे। साथ ही साथ में अगर हम लोग बात करेंगे तो यूपीएससी ने साल 2012 में एक सवाल भी पूछा था फार्मिंग को लेकर। फार्मिंग को लेकर सवाल क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मिक्स्ड फार्मिंग क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, जब हम लोग कैश क्रॉप फूड क्रॉप दोनों को साथ में उगाते हैं। ऑप्शन बी, जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा फसल्स को एक ही सेम फील्ड पर उगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जब हम लोग एनिमल यानी कि जो पशुपालन है वो भी कर रहे हो और फसल को साथ में उगा रहे हो। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आंसर नंबर सी। तो यहाँ पे क्या होता है, मिक्स फार्मिंग का मतलब हम लोग पशुपालन भी कर रहे हो और साथ ही साथ में हम लोग क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी कर रहे हो। फिर उसके बाद में आप देखोगे साल 2021 में अभी मेंस में यानी पिछले साल मेंस में भी एक सवाल पूछा गया था क्रॉप्स को लेकर, व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये एडिटोरियल मेंस में हेल्प करते हैं और कैसे हेल्प कर सकते हैं ये मैंने आपको बताया। साल 2021 में सवाल भी पूछा गया था कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में हमें क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं और कैसे जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इंडिया में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकती हैं, कैसे हम लोग अलग अलग फसलों को यहाँ पर लगा सकते हैं इंडिया के अंदर, कैसे इस चीज़ को लेकर अपॉर्चुनिटी ग्रो हो सकती है नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो ये था हमारा पर्टिकुलर एडिट, ये ओवरऑल हमारा डिस्कशन है
मज़ा आ चुका होगा, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है। ये है कि हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे और चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स के आंसर को देखते हैं। और जो प्रीलिम्स का सवाल पूछा गया था, एम स्ट्राइप अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये किस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स। टाइगर रिजर्व्स को मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर इस एम स्ट्राइप्स का इस्तेमाल करते हैं। एम स्ट्राइप की फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव पेट्रोलिंग एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ठीक है ना। चलो इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।